प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 6 को पढ़ते हैं। उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के नष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से ज़रूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही ना दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज ना होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात ना मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने घर पर हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। यह जानकर वकील साहब के छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदल कर बोले, वह कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। वह सहम कर बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती थी कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया ना रहता था, बनाव चुनाव भी ना रहती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इनके मनोभावों को टटोलना चाहिए। वकील साहब चिंता से बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है। अपना काम ना करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं, यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं, वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से ना पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों प्रताप देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय ना समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी ज़रा ही देर हुई है, धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल से कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी इसे रोकथाम ना की गई तो पीछे करते धरते ना बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके
बग्गी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे टंगरेजे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को लिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो मनसाराम को जगह ना मिल पाएगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूल में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में आते न देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने से पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन ना देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह खुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। फिर मुंशी जी ने कहा, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? तो मनसाराम ने उत्तर दिया, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था। मुंशी जी बोले, वाह, आधी देर भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थ के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी बोले, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देख रेख क्या करेगी, यह तुम्हारा काम है। मुंशी जी के इतना कहने के पश्चात रुक्मणी बोली, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिमटूं। पूछो के दिन से दूध नहीं पिया। जाके कमरे में देखा हो, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथ की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही क्यों क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, तुम खा चुके?
अभी बैठे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे, मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा। दाल और तरकारी भी तो थी, ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपए का हिसाब तक नहीं आता, वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी, साल भर तक मालकिन 1 पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपए बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी ना पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या ज़रूरत कि जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेलकूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से ज़रूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही ना दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा इस प्रकार प्रसन्न था जैसे वह किसी राज सिंहासन पर विराजमान हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना बदा हो? आज मुझ सा अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही है। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।